Hello everyone. Today we will be going to discuss the insurance contract. इसके पहले की वीडियोस में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस और एक बेसिक जो ओवरव्यू होता है पूरे इंश्योरेंस बिजनेस का उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आई होप कि इस पैंडेमिक में आप लोग सब लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। बी सेफ एंड टेक ऑल द प्रिकॉशंस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सो टॉकिंग अबाउट द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, अभी तक आप सबको इतना क्लियर हो चुका होगा कि इंश्योरेंस बिजनेस में दो पार्टीज मेन होती हैं, दैट इज द इंश्योरर एंड सेकेंड वन इज द एश्योर्ड या फिर इंश्योर्ड। जो पार्टी इंश्योरेंस करवाती है यानी द इंश्योरर विल बी कॉल्ड एज द इंश्योरेंस कंपनी, और जिसका इंश्योरेंस होता है द वन हु इज गेटिंग इट सेल्फ इंश्योर्ड इज नोन एज द कस्टमर और द पॉलिसी होल्डर। सो किसी भी पार्टी में So let's understand what the insurance contract definition says. A contract is an insurance is an agreement whereby one party called the insurer undertakes in return for an agreed consideration called the premium to pay the other party, namely the insured, a sum of money or its equivalent in kind upon the occurrence of a specified event resulting in a loss to him. The policy is a document which is an evidence of the contract of insurance. कह रहे हैं कि जो भी आपका क्राइटेरिया है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का, ठीक, दो पार्टीज उसमें रहती हैं, द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड या एश्योर्ड। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है जहाँ पे इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है या फिर जो इंश्योरर होता है वो लायबिलिटी अज्यूम करता है। लायबिलिटी अज्यूम करने का मतलब क्या है कि इन केस फ्यूचर में कोई लॉस हो रहा है टू द एश्योर्ड पर्सन, टू द पॉलिसी होल्डर या कस्टमर जो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहा है, अगर उसे कोई भी लॉस होता है इन दैट केस द इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। जो भी घाटा नुकसान हुआ होगा उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा प्रोवाइड करेगी। लेकिन ये पैसा कब प्रोवाइड करेगी या किस कंडीशन में प्रोवाइड करेगी? जब इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम मिलता रहा होगा फ्रॉम द साइड ऑफ द कस्टमर। जब इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलर बेसिस पे प्रीमियम मिलता आ रहा है, ठीक, फ्रॉम द कस्टमर, उसके बाद जैसे ही कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाएगी या कोई दुर्घटना हो जाएगी, इन सच केस द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट फॉर द लॉस टू द इंश्योर्ड पर्सन। और इस पूरे पॉलिसी डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पे पूरा प्रोसेस है, दो पार्टीज़ हैं और दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि अगर आपको लॉस होता है तो हम उस लॉस के लिए पे आपको कर देंगे, लेकिन बदले में आपको पहले से हमें प्रीमियम देते रहना पड़ेगा। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं यहाँ पे? सो द फर्स्ट वन विल बी शेयरिंग ऑफ रिस्क। ठीक है, रिस्क कई तरह का होता है, कॉमर्शियल रिस्क, मार्केट रिस्क, इसके बारे में हम और डिटेल में आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। सो शेयरिंग ऑफ रिस्क क्या होता है? बेसिकली कि रिस्क जो है आपका, अगर एक पॉलिसी होल्डर की बात की जाए, सो अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में लेट्स से ही हैज़ डन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो एज वेल एज ही हैज़ परचेज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑल्सो। सो यहाँ पे क्या है, जो भी उसके पास रिस्क अराइज हो रहा था, एक्सीडेंट का, लाइफ का थ्रेट था या प्रॉपर्टी में कोई नुकसान होने का चांस था, उसको उसने क्या किया है, उस रिस्क को जो है उसने अलग अलग पॉलिसी में शेयर कर दिया है। उसने हर एक रिस्क के लिए अलग अलग पॉलिसी परचेज कर ली है। ठीक, सो बाय दिस मीन्स ही हैज़ शेयर्ड हिज टोटल रिस्क ऑफ लॉस। सेकेंड पॉइंट इज कोऑपरेटिव डिवाइस। यस, इट इज़ अ कोऑपरेटिव डिवाइस। हाउ? जब भी एग्रीमेंट करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी और द एश्योर्ड पर्सन या फिर पॉलिसी होल्डर आपस में जब मेल जोल करेंगे यानी एग्रीमेंट करेंगे, सो उससे क्या होता है, देयर इज अ काइंड ऑफ कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट्स ओवर देयर। वहाँ पे यू गेट टू नो ईच अदर। और इसके अलावा मार्केट में कौन कौन से इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं, कौन कौन से इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, यू गेट द ऑल द नॉलेज अबाउट दैट
particular group of persons. Third one is large number of insured persons. अब जाहिर सी बात है, एक पॉलिसी कंपनी अगर बेचती है, ठीक, सो उसको उस पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला या फिर फ़ायदा ना के बराबर होगा, ठीक। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी के पास नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स रहते हैं जिनको वो अपनी पॉलिसी जो है सेल करती है, बेचती है, ठीक। देयर कैन नॉट बी लिमिटेड कस्टमर्स टू अ इंश्योरेंस कंपनी. फोर्थ पॉइंट इज इवेल्युएशन ऑफ रिस्क. इन केस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ रिस्क, जब भी जो कस्टमर होगा या जो पॉलिसी होल्डर होगा, द पर्सन हु वांट्स टू परचेज द पॉलिसी, सबसे पहले रिस्क को इवेल्युएट करेगा. इवेल्यूशन मीन्स कि जो भी हमको लॉस होने के चांसेस हैं उसमें कितना ज़्यादा घाटा हो सकता है मुझे, ठीक, कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है. इस तरह से वो हर एक रिस्क को एनालाइज करेगा और उसको इवेल्युएट करेगा. देयर आफ्टर रिस्क को एनालाइज करने के बाद वो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी को एक तरीके से स्क्रीनिंग करेगा, उसकी चेक करेगा कि हाँ कौन सी पॉलिसी हमारे रिस्क के हिसाब से बेटर है. And then after he will contact that particular insurance company and further he will purchase that policy. Next point is payment of happening of specified event. Yes, जैसा कि पता है डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि जब भी लॉस होगा, ठीक है, कोई भी ऐसा स्पेसिफाइड इवेंट हो सकता है कि जहाँ पे अगर लॉस हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड फॉर द लॉस. कंपनसेशन लॉस का जो होगा वो पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगा, ठीक है. तो वो स्पेसिफाइड इवेंट वहाँ पे लिखा होना चाहिए. जैसे अगर हम कराते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो स्पेसिफाइड इवेंट यहाँ पे क्या है, द एक्सीडेंट. लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो वहाँ पे स्पेसिफाइड इवेंट क्या है, डेथ ऑफ द पर्सन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ रिस्क. द रिस्क कैन ऑल्सो भी ट्रांसफर. एग्जैक्टली रिस्क ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हो रहा है कि रिस्क था एक्सीडेंट्स का होने का, या फिर लेट्स से प्रॉपर्टी, लेट्स से आपकी लोकेशन ऐसी जगह पे है जहाँ पे फायर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक. सो वहाँ पे क्या है, देयर वाज अ रिस्क ऑफ फायर, अकरेंस ऑफ फायर. अब यहाँ पे क्या किया है आपने, पॉलिसी में एंटर करके आपने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर ली है. सो यू हैव जस्ट ट्रांसफर्ड द रिस्क ऑफ लॉस बाय फायर. आपने उस रिस्क को क्या किया है, ट्रांसफ़र कर दिया है टू द इंश्योरेंस कंपनी. नाउ अगर लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका जो भी हर्जाना कह लीजिए या फिर जो भी उसका कंपनसेशन होगा वो आपको मिल जाएगा वहाँ से. नेक्स्ट पॉइंट इज योर स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, ठीक है. स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क में क्या है कि रिस्क को हम डाइवर्सिफाई कर देते हैं, अलग अलग पॉलिसी में उसको हम स्प्रेड अक्रॉस कर देते हैं. अगर हमको जैसे लगता है कि एक पॉलिसी में वो हमारा रिस्क कवर अप नहीं हो सकता, जैसे मान लीजिए कि आपने कार इंश्योरेंस कराया, ठीक है, बट कार की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और उसकी इंश्योरेंस अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा पहुंच रही है, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती. ऐसे केस में क्या करेंगे आप कि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से आप डिफरेंट पॉलिसीज़ खरीद सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि आपने अपने टोटल रिस्क को जो है स्प्रेड कर दिया है. नॉर्मली ये स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क होता है मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में, जहाँ पे शिप का भी इंश्योरेंस करवाया जाता है. मरीन इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर आपका सामान, अगर आपका गुड जो है बाय द मीन्स ऑफ शिप्स जा रहा है, तो उस केस में क्या है कि शिप की वैल्यू कहीं ज़्यादा होती है. और ऐसी पॉलिसी में जहाँ पे शिप का भी इंश्योरेंस कवर अप हो रहा है, साथ ही साथ जो उस पर कार्गो लोडेड है उसका भी इंश्योरेंस कराना है, इन ऐसे केसेस में हम पूरी जब वैल्यू लेते हैं तो कहीं ज़्यादा हो जाती है. शिप की वैल्यू प्लस कार्गो की वैल्यू तो कहीं ज़्यादा हो जाती है. ऐसे केसेस में हम 2-3 इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीद सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज. नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क. वही चीज़ है, फिर से बताई गई है कि जो भी आपके रिस्क अराइज हो सकते हैं फ्यूचर में, उसके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है. यू गेट द प्रॉपर कंपनसेशन फॉर योर लॉसेस. इंश्योरेंस इज़ नॉट अ चैरिटी. कह रहे हैं कि इंश्योरेंस जो है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है. चैरिटी में क्या होता है, आप जस्ट डोनेशन दे देते हैं और फिर भूल जाते हैं, ठीक. आप डोनेशन देने के बाद जो है आप उस पैसे को भूल जाते हैं. यू डू नॉट एक्सपेक्ट एनी रिटर्न फ्रॉम देयर, ठीक है. बट इन केस ऑफ इंश्योरेंस जब हम प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम पे करने के बाद जो है वी एक्सपेक्ट सम अमाउंट इन द फ्यूचर. और वो एक्सपेक्टेशन किसके फॉर्म में होता है, या तो हमको पूरा पैसा मिलेगा,
मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, या फिर लॉस होने के केस में हमें जो है वो पैसा एज अ पार्ट ऑफ रिकवरी मिल जाएगा, एज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन मिलेगा। 10th पॉइंट इज इंश्योरेंस इज नॉट अ गैम्बलिंग। इंश्योरेंस गैम्बलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ जो आप पैसा भर रहे हैं उसी में आपको फिर फ्यूचर अमाउंट जो है मिल जाता है। बट इन केस ऑफ गैम्बलिंग देर इज़ अ चांस ऑफ लॉस एंड एज वेल एज गेन। ठीक है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इंश्योरेंस के केस में आपको जो अमाउंट आपने प्रीमियम के तौर पे भरा है वही अमाउंट आपको वहाँ पे दोबारा मिलेगा एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। हाँ, ये है कि वो अमाउंट जो है एक्यूमुलेट होकर मिलेगा, ना कि आपको पार्ट्स में मिलेगा। अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट? जहाँ पे दो पार्टीज हों और बेसिक्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट वो ये कहते हैं कि देयर शुड बी ऑफर एंड सेल। ठीक है, ऑफर एंड सेल होना चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए, एंड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो प्रॉपरली वहाँ पे डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होती है, दो पार्टीज होती हैं हमारे पास, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। और जो भी ऑफर एंड सेल होता है कैसे होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो है इट इज़ ऑफरिंग इट्स प्रोडक्ट एंड द पॉलिसी होल्डर इज परचेजिंग दैट प्रोडक्ट। यानी ऑफरिंग जो हो रही है किसकी तरफ से हो रही है, इट इज़ फ्रॉम द साइड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड द परचेजिंग इज फ्रॉम द साइड ऑफ द पॉलिसी होल्डर। इसके अलावा जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी आपकी कायदे से वहाँ पे डिफाइन कर रखी होती है कि किस केस में कितना पेमेंट आपको वहाँ से मिलेगा, और पेमेंट की जो टर्म्स होंगी वो प्रॉपरली वहाँ पे क्लैरिफाइड होती हैं। Next one is social device. Insurance is a social device. How it is a social device? Because it provides a sense of security in the society. ठीक है, नॉर्मली कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में एक तरीके से सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो जाता है, और हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सनस भी हो सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, या फिर कस्टमर्स भी ग्रुप्स में ही होते हैं नॉर्मली। सो दे गेट टू नो ईच अदर by coming into the insurance contract. So it acts as a social device for a society. Next point is it is based upon certain principles. Principles के बारे में हमने previous वीडियो में पढ़ा था कि there are number of principles जिसमें insurance contract का application होता है, या फिर यूँ कहें कि that principles are totally applied in case of insurance contract. That was principle of subrogation, principle of कॉजा प्रॉक्सिमा, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होते हैं, विच मीन्स दैट कि जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल्स क्लैरिफाइड हैं उनके हिसाब से ही एक इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को डिज़ाइन करना चाहिए, उनके हिसाब से ही एक पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट जो है बनता है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन अंडर द लॉ। इन केस अगर कोई भी लॉस हो जाता है या फिर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है, बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर, अगर कोई भी दोनों के बीच में मतभेद होता है, उस केस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो ईदर ऑफ द पार्टीज, कोई भी एक पार्टी हो जाएगी, कस्टमर होगा या फिर जो इंश्योरेंस सेलर होगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक इंसान लॉ को प्रोसीड कर सकता है। ही कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आर्बिट्रेशन के मेथड से वो डिस्प्यूट को वो लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, उस मतभेद को वो लोग ख़त्म कर सकते हैं। इंश्योरेंस इज़ अ प्योर रिस्क ओनली। इंश्योरेंस इज़ फॉर प्योर रिस्क ओनली। ओके फाइन, इट सेज दैट इंश्योरेंस इज़ फॉर प्योर रिस्क ओनली। मतलब जहाँ पे देर इज़ अ लाइक यू कैन से प्योर रिस्क इज़ अ फिनोमिना जहाँ पे लॉस जो होता है वो स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि इंश्योरेंस जिस पर्पज़ के लिए आप करा रहे हैं वो कंडीशन उसमें पहले से ही स्पेसिफाइड रहेगी। लाइक अगर मोटर इंश्योरेंस है तो पता है कि हाँ, कार इंश्योरेंस में कार को अगर कोई डैमेज होता है दैट विल बी कवर्ड अंडर सच टाइप ऑफ इंश्योरेंस। अगर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो अगर कोई भी एक्सीडेंट में कोई बॉडी पार्ट लॉस होता है या फिर एक्सीडेंट में कहीं मेजर इंजरी हो जाती है, सो इन दैट केस इट विल बी प्रोटेक्टेड अंडर द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अगर फायर इंश्योरेंस में है तो फायर भी स्पेसिफाइड रहती है पहले से कि अगर लॉस हो जाता है बाय द मीन्स ऑफ फायर। सो कहने का मतलब ये है कि जो उसमें रिस्क होता है पहले से ही डिफाइंड होता है, एंड दैट रिस्क इज कॉल्ड एज प्योर रिस्क। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल गुडविल। इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल गुडविल बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर, या जो पॉलिसी परचेज जो करता है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर काइंड ऑफ गुडविल और क्रेडिट वर्दिनेस।
ठीक है, दोनों के बीच में आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि इन केस ऑफ अगर कोई लॉस होता है तो दे कैन जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व बिटवीन देमसेल्व्स ओनली। ठीक है, पहले आप नहीं जा सकते आर्बिट्रेशन मेथड के लिए। ठीक, जब दोनों पार्टीज आपस में बात करेंगी और बात होने के बाद अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, देन आप आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं, देन आप कोर्ट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर। नाउ नेक्स्ट विल बी योर रोल ऑफ इंश्योरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या क्या रोल प्ले करता है एक इंश्योरेंस इन केस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फर्स्ट वन इज पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग कस्टमर्स से जो फंड्स हैं, जो पैसा है, प्रीमियम के तौर पे कलेक्ट करती हैं। ठीक, इट मीन्स दैट द इंश्योरेंस कंपनी इज पुलिंग आउट द रिसोर्सेज। पुलिंग अप मतलब कि एक जगह कलेक्ट करना उस रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज कौन से? फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, सो इट मीन्स पुलिंग ऑफ रिसोर्सेज मीन्स इंश्योरेंस कंपनी इज कलेक्टिंग the various funds or various financial resources from different policy holders. पॉलिसी होल्डर बेनिफिट। अब यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे काम करेगा, यहाँ पे कैसे उसमें ऐड ऑन करेंगे। जो पॉलिसी होल्डर को बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट क्या? सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, बेनिफिट का मतलब क्या है कि इट इज गेटिंग द सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि अगर इन केस कोई लॉस हो रहा है तो उसको उसका पैसा मिल जाएगा फ्यूचर में। ठीक, सो इट इज एक्टिंग एज अ बेनिफिट फॉर द कस्टमर और द पॉलिसी होल्डर। कैपिटल प्रोटेक्शन। ठीक है, कैपिटल प्रोटेक्शन इज बेसिकली जो पैसा इन्वेस्टर का है या जो पैसा अश्योर्ड पर्सन का है, इंश्योर्ड पर्सन का है, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है इनटू द हैंड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, रिमूवल ऑफ एंग्जाइटी। एंग्जाइटी कब कब हो सकती है नॉर्मली इंसान को? अ पर्सन, जैसे मान लीजिए कि अचानक से कोई लॉस हो गया बिजनेस में, या फिर कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया किसी फैमिली मेम्बर का, या अनसर्टेन डेथ हो गई किसी फैमिली मेम्बर की। सो इट मे लीड टू डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इन द फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर जिसकी लेट से जिसका मेन एक ही पर्सन पे सपोर्ट रहता हो, एक ही पर्सन उसमें फैमिली इनकम अर्न करता हो, अगर वही नहीं रहेगा तो होल फैमिली में गो इनटू द डिप्रेशन और इट में लीड टू एंग्जाइटी बिटवीन अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, सो अगर इंश्योरेंस के बिहाफ पे वो पर्सन सिक्योर्ड है, अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, सो इन केस अगर वो नहीं भी रहता है, देन ऑल्सो द फैमिली मेम्बर्स कैन गेट दैट अमाउंट, और उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि हाँ वी कैन फर्दर हैंडल आवर फाइनेंशियल नीड्स। इंक्रीज्ड क्रेडिट वर्थिनेस। ठीक है, इंक्रीज क्रेडिट वर्थिनेस में कैसे हो सकता है कि जैसे जो कस्टमर्स टाइम टाइम पे प्रीमियम भरते आ रहे हैं, हु आर नॉट डिफॉल्टिंग द प्रीमियम अमाउंट और हु आर नॉट डिलेइंग द प्रीमियम अमाउंट, दे डेवलप अ सेंस ऑफ क्रेडिट वर्थिनेस इनटू द माइंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के माइंड में एक तरीके से ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि हाँ, जो हमारा कस्टमर है हमें आने वाले समय में प्रीमियम पे करेगा ही, और वहाँ से जो प्रीमियम की इनकम होगी हमें रेगुलर तौर पे मिलती रहेगी। शेयरिंग ऑफ रिस्क एक्सपर्टाइज, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। रिस्क कैसे शेयर होता है कि आप नंबर ऑफ पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, देन यू आर एबल टू शेयर योर रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस जहाँ पे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर इन्वॉल्व होते हैं, उस केस में क्या है, जब भी इंश्योरेंस होगा, सो जो कैपिटल का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा, इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, फॉरेन करेंसी अंदर आ सकती है और बाहर जा सकती है। सो इन सच केस, इन सच सिनेरियो, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा, इट माइट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री एसोसिएशन। इंश्योरेंस कंपनी इंडस्ट्री जो है, इंश्योरेंस कंपनी इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज रहती हैं, बिलोंग करती हैं, काम करती हैं, जिनका पर्पस अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई एक कंपनी हो तो सिर्फ वो LIC में ही डील करती है, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में डील करती है। दूसरी कंपनी जनरल इंश्योरेंस में डील करती है। अदर हो सकती है जो सिर्फ स्पेसिफिकली फायर इंश्योरेंस कराती हो। कोई एक इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है जो सिर्फ मरीन इंश्योरेंस कराती हो। ठीक है, सो इट इज़ अ केस ऑफ वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री एसोसिएशन। ठीक है, कोई भी एक सिंगल कंपनी कभी भी वहाँ पे काम नहीं कर रही है। देयर आर n नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड दे आर सर्विंग द डिफरेंट
purposes. So this is all for today. ठीक है, in case if you have any doubt you can ask me in the comment section or in the WhatsApp group. So thank you for today. Be safe, be healthy.